नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने आर्टिकल 25 एंड 26 कवर किया था। आपको याद होगा कि आर्टिकल 25 को कवर करते समय हमने कहा था कि चार आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28, ये चारों आर्टिकल्स हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करते हैं। 25 में एक इंडिविजुअल को राइट दिया गया है, 26 में कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं। आज हम जानेंगे कि 27 एंड 28 में आखिर क्या बात की गई है। ये दोनों आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं। आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो हम जब किसी स्कूल में जाते हैं तो हमें वहां पे डेली बेसिस पे प्रेयर होती हुई दिखाई देती है, कहीं पे कुछ रिचुअल्स होते हुए दिखाई देते हैं। अब कौन से रिचुअल्स को एक पर्टिकुलर स्कूल में परफॉर्म किया जा सकता है, कौन से रिचुअल्स को पर्टिकुलर स्कूल में नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें हमें आर्टिकल 28 में देखने को मिलती हैं। वहीं पर क्या एक धर्म के नाम पर सरकार टैक्स लगा सकती है, या धर्म के बेसिस पे धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकार हम पे टैक्स लगा सकती है कि नहीं, ये आर्टिकल 27 में हमें देखने को मिलता है। सो ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 27। कहता है जी, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सो पेमेंट ऑफ टैक्सेस से आपको फ्रीडम दिया गया है। क्या कहता है जी? नो पर्सन। सबसे पहला वर्ड है नो पर्सन, यानी कि ये जो आर्टिकल में हमें बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट ना केवल सिटीजन्स को मिल रहा है, ये नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया को भी मिल रहा है। सो कहता है जी, नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स। तो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता किसी भी पर्सन पे। एंड वर्ड इज शेल बी, सो इट इज अ कंपल्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती किसी भी पर्पस किसी भी पर्सन पे। किस लिए? The proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। यानी कि एक ऐसा टैक्स आप पे नहीं लगाया जा सकता जिसके थ्रू जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन के लिए ही यूज किया जाए। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो भाई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार हम पे टैक्स नहीं लगा सकती। सवाल यहां पे उठता है कि भाई सरकार टैक्स तो नहीं लगा सकती, लेकिन क्या सरकार हम पे फी इंपोज कर सकती है, किसी प्रकार की फीस को इंपोज कर सकती है? उसका जवाब हमें देखने को मिलेगा। अब ये देखिए आर्टिकल 27, जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स की यहां पर बात करता है कि भाई सरकार फेवरेटिज्म नहीं कर सकती। बिकॉज हमने, आपको याद होगा जब सेक्युलरिज्म पढ़ा था तो कहा था कि भाई सरकार के लिए सेक्युलरिज्म का जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं जी ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल टू द गवर्नमेंट, देयर इज नो hard and fast separation of state from the government. We have a very positive relation, state has a very positive relation with the religions. So यहाँ पे state अगर प्रमोट करेगी तो सबको इक्वली प्रमोट करेगी, अगर नहीं करेगी तो किसी को भी नहीं करेगी। क्या कहते हैं जी? स्टेट कैनॉट लिवाइड टैक्स इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस। नाउ सरकार आपको, अगर मान लीजिए किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, वहां जाने के लिए सरकार आपको कोई सुविधा प्रोवाइड कर रही है, या आपको आपके रिलीजियस लेट्स से रिचुअल्स को एंजॉय करने के लिए या रिलीजन को एंजॉय करने के लिए आपको सरकार अगर कोई सुविधा प्रोवाइड कर रही है, उसके ऊपर फी जरूर लगाई जा सकती है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अब टैक्स में और फी में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, टैक्स इज अ वेरी कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड ऑन ऑल। सबके ऊपर आपने एक आंख बंद करके टैक्स लगा दिया कि भाई सबको आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन फी कब लगाई जाती है? फी आपको लगाई जाती है आप पे जब आप कोई सरकार से सर्विस अवेल करते हैं, जिसके बदले में आप सरकार को रेम्यूनरेशन देते हैं, कंसिडरेशन देते हैं, उसे हम फी बोल देते हैं। तो सरकार फी लगा सकती है। सरकार आपको कोई सुविधा प्रोवाइड कर रही है, लेट्स से इफ यू गो टू अ पर्टिकुलर श्राइन, वहां जाने पर आपको इंश्योरेंस करने के लिए कहा जाता है। अब इंश्योरेंस के बदले में फीस लगाई जा सकती है। सरकार आपको वहां जाने के लिए रास्ता बनाकर दे रही है, वहां पे टोल टैक्स लगाया जा सकता है। रास्ता बनाने पे, वहां पे रास्ते पे चलने के लिए फीस लगाई जा सकती है। सरकार वहां पे जाने के लिए कोई झूला लगा रही है, लक्ष्मण झूला टाइप्स लगा रही है, या फिर इस तरह से लगा रही है, मान लो केबल कार वगैरह लगा रही है, एक फैसिलिटी दी है आपको, उसको अवेल करने के लिए आपको फी पे करनी पड़ सकती है। सो ये फी है जहां पर सरकार को 27 में फी लगाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, इट इज नॉट अलाउड। अब यहां पे केस आया था LT स्वामियार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ HRF मद्रास 1952 का ये केस। इसमें कहा गया दैट even if a tax is imposed on a person belonging to a particular religion in order to meet the expenses of that particular religion,
such tax is void। एक पर्सन पे भी अगर टैक्स लगा दिया गया, मान लीजिए मैं हिंदू हूं और सरकार कहे जी बाकी हिंदुओं को भी, सभी हिंदुओं को टैक्स देना होगा जस्ट टू फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदुइज्म, इट विल बी वॉइड। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 27 ये कहता है भी किसी भी पर्सन पे आप टैक्स नहीं लगा सकते। सरकार कल को ये नहीं कह रही कि कह नहीं सकती कि भाई हाँ ठीक है हम हिंदुइज्म को प्रमोट करेंगे लेकिन क्रिश्चियंस को उसको टैक्स नहीं देना होगा, या फिर मुस्लिम्स को उसके लिए टैक्स नहीं देना होगा, हिंदुओं को ही हम टैक्स कर रहे हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। यू कांट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि शब्द जो यूज किया गया है वो है एनी पर्सन, कि किसी भी पर्सन पे कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951, इसका एक प्रोविजन जो है, जो टैक्स एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में टैक्स वसूल रहा था, उस प्रोविजन को यहां पर वॉइड डिक्लेयर किया गया। नाउ कहता जी फी को कब इंपोज किया जाएगा? कहता जी फी does not invalidate the imposition of fee, article 27 does not invalidate the imposition of fee to provide some service। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें कुछ खर्चे होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कुछ सरकार खर्चा कर रही है वहां पर, तो ऐसी कंडीशंस में जहां सर्विस आपको मिल रही है उसकी एवज में फी लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 जो है वो स्पेसिफिकली स्कूल्स में क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती, किन केसेस में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा सकती हैं, किन केसेस में नहीं की जा सकती, उसके ऊपर बात करता है। आर्टिकल 28 को पढ़ते समय हम और भी 2-4 छोटे छोटे जो इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वर्सेस रिलीजियस एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर प्रोवाइड करने पे मनाही है, क्या इसका मतलब रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करने पे भी मनाही है, ये सारी चीजें अभी हम कवर करेंगे। सो आर्टिकल 28 क्या कहता है जी? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले तो हमें यहां पर यह समझना चाहिए कि आर्टिकल 28 में 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। क्लॉजेस पे आए उससे पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। उन चारों तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या स्टेटस होगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का, वो हमें बताया गया। सो सबसे पहले क्या कहते हैं जी? ऐसे इंस्टीट्यूशंस विच आर होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि कंप्लीटली सरकारी खर्चे पे चल रहे हैं, जैसे सरकारी स्कूल्स हो गए, सरकारी कॉलेजेस हो गए। दूसरा क्या है? इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। अब जैसे मान लीजिए सीबीएसई है, सीबीएसई स्कूलों को रिकॉग्नाइज करती है। इसी तरह से स्टेट की जो बॉडीज हैं, जैसे हरियाणा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड हो गया, इसी तरह से पंजाब का बोर्ड है। अब ये जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं ये भी रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी ऑफ स्कूल हो गया या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, जो कि ओनली एंड ओनली रिकॉग्निशन जिनको मिल रही है, दे आर नॉट गेटिंग एनी फंड्स फ्रॉम द स्टेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तीसरा क्या है? इंस्टीट्यूशंस दैट रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट, जिसको सरकार कुछ सहायता प्रोवाइड करती है। एक तो हो गया क्या कि होली मेंटेन्ड है, सारा खर्चा ही सरकार दे रही है, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, लेकिन दूसरे हो गए कि कुछ सहायता सरकार दे रही है। तीसरा क्या है? नेक्स्ट क्या है जी? कहता जी इंस्टीट्यूशंस विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट और एंडोमेंट एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। अब किसी एक ट्रस्ट के तहत किसी इंस्टीट्यूशन को लाया गया, किसी एक एंडोमेंट के तहत इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है, एंड उस इंस्टीट्यूशन को स्टेट एडमिनिस्टर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ट्रस्ट है, लेट्स से गुरुकुल्स होते हैं, मदरसाज होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर ट्रस्ट के तहत बनाए जाते हैं। अब वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पर्टिकुलर ट्रस्ट के तहत बनाए गए हैं, वो ट्रस्ट के एम को फुलफिल करने के लिए बनाए गए होंगे। ट्रस्ट अगर मान लीजिए कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, उसकी जो लेट्स से पॉलिसीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, और उसको अगर स्टेट एडमिनिस्टर कर रही है, तो क्या वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि नहीं, वो देखना यहां पर इंटरेस्टिंग होगा। सो ये चारों तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी बात की गई है इन क्लॉजेस में, दैट इज क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। देख लेते हैं। क्लॉज 1 क्या कहता है जी? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। सो क्लॉज 1 में सिंपली कह दिया गया कि ये जो पहली तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कंप्लीटली स्टेट का पैसा आ रहा है, जो कि कंप्लीटली मेंटेन्ड बाय द स्टेट है, उसमें कोई एजुकेशन कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, राइट। सो इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आ गया, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी गिवन। अब इसमें हमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस एजुकेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है, एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं।
कहता है जी रिलीजियस एजुकेशन क्या होती है, इट इज बेसिकली टीचिंग मोरालिटी वैल्यूज ऑफ वेरियस रिलीजन्स, राइट। सो जैसे अगर हम बात करें हमारी एनसीईआरटीज में, अगर आप 10th की एनसीईआरटी को उठा के देखें, हिस्ट्री की एनसीईआरटीज को उठा के देखें, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म की एजुकेशन हमें प्रोवाइड की गई है कि बुद्धिज्म में क्या क्या बातें हुई, गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे उन्होंने निर्वाण हासिल किया, उन्होंने कैसे अपने उनके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं, जैनिज्म के बारे में बताया गया है, हिंदुइज्म के बारे में बताया गया। सो ये जो है ये सारी क्या है, ये रिलीजियस एजुकेशन है, जहां पर आपको एक धर्म से जुड़े हुए लेसन्स दिए जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द पर्पज ऑफ अवेयरनेस, right? Not because you are the follower of that religion, you are not because you're not given instructions. Basically instructions में क्या होगा, instructions में आपको rituals करने सिखाए जाना, rituals prayers को करना सिखाया जाना, या जैसे मान लीजिए अगर आप एक ऐसे गुरुकुल में है मान लीजिए, एंड वहां पर इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर पॉलिसी कि जो गुरुकुल में स्टूडेंट्स होंगे उनको हम वेदों का ज्ञान प्रदान करेंगे, साथ ही में हम क्या करेंगे, उनको मंत्रोच्चारण करना सिखाएंगे, साथ ही में उनको हवन करना सिखाएंगे, सो दैट दे कैन एक्सेल इन दैट फील्ड, दे शुड बी मास्टर्स इन दिस फील्ड। ये हो गया कि भाई इंस्ट्रक्शन हो गया। आप जैसे किसी मान लीजिए कोई स्कूल है, लेट्स से देयर आर वेरियस स्कूल्स जो कि सिखों के द्वारा चलाए जाते हैं, वेरियस स्कूल्स जो कि आर्य समाजीज के द्वारा चलाए जाते हैं ना। इस तरह के जो स्कूल्स हैं अगेन ना तो वो क्या है फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, ना ही दे आर गेटिंग एड बाय द गवर्नमेंट, दे आर गेटिंग रिकॉग्निशन बाय द गवर्नमेंट, बट देन उसमें अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो क्या होगा, हम अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो वहां पर बच्चा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसको दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी, ठीक है। सो ये चीज है, खैर उसके ऊपर अभी आएंगे। हमें यहाँ पे ये समझना था कि भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन में डिफरेंस होता है, इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बताया। चलिए सो क्लॉज 1 हमने देखा, क्लॉज 2 एक बार देख लेते हैं। कहते जी नथिंग इन क्लॉज 1 शेल अप्लाई to any educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। अब मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रस्ट के या एंडोमेंट के तहत कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए ही जाते हैं, वो बनाए ही इस पर्पस से जाते हैं कि भाई वहां पर हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे वो हमारे धर्म से आए या फिर वो क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं कि हमारे धर्म के हों, दूसरे धर्मों के स्टूडेंट्स को हम नहीं लेंगे, इस तरह का अगर हो भी जाता है देन ऑल्सो, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वो बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि उनको इंस्ट्रक्शंस में ट्रेन किया जा सके। सो वहां पर आर्टिकल 28 क्लॉज 1 अप्लाई नहीं होगा, यानी कि वहां पर कंप्लीट फ्रीडम होगा कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सके। वो यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने लिखा भी होगा। क्या कहते जी, नो पर्सन, आर्टिकल 28 क्लॉज 2 क्या कहता है, इफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रस्ट और एंडोमेंट and are administered by the state, they can impart religious education. It is the saving clause. So कहते जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट फंडेड। सो वो आगे बात करेंगे। सो आर्टिकल 28 क्लॉज 2 सिर्फ इतना ही है। फिर क्लॉज 3 क्या कहता है, क्लॉज 3 बात करता है बाकी के दोस्तों इंस्टीट्यूशंस की। कौन से, कहता है जी नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट or receiving aid out of the state fund shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to do any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached to such institution unless the such person or such person's parent, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto cultural and religious education। सो क्या हो गया कि ये जो बाकी की 2 कैटेगरीज हमने बात करी ना, कौन सी, कि भाई या तो एक ऐसा स्कूल जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट हो या फिर ऐसा स्कूल विच इज गेटिंग एड फ्रॉम द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन ये बच्चों के ऊपर कंपलसरी नहीं है कि उन्हें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करना ही करना है। अगर बच्चा खुद, या तो बच्चा तो माइनर होगा तो उसके गार्जियंस अगर ये अलाउ नहीं करते हैं तो बच्चे को कंपेल नहीं किया जा सकता कि भाई प्रेयर हो रही है चल के वहां खड़े हो। बच्चे को ये नहीं किया जा सकता कि चलो भाई वहां पे हवन हो रहा है। बच्चे को ये नहीं कहा जा सकता कि चलो भाई वहां पे पाठ हो रहा है और वहां पे बैठो जाके। क्यों? क्योंकि दीज इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड है, स्टेट बोर्ड का रिकॉग्नाइज्ड है, या कुछ उसको इंस्टीट्यूशन को पैसा मिल रहा है, यहां पर फिर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो।
हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आपने पहले वाले क्लॉज में क्या पढ़ा था कि भाई इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते। हमने क्लॉज 1 में क्या पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते, नो इंस्ट्रक्शन। दूसरे क्लॉज में हमने कहा जी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसमें कहा कि इंस्ट्रक्शन दे देंगे लेकिन आप बच्चे को कंपेल नहीं कर सकते। ये है क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 28। बस इतना ही इसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई यहां पर ये 3 क्लॉजेस में इतनी बात कही गई है। तो वही चीज यहां पर मैंने आपको लिखी। एक केस आया था अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 28 डज नॉट बैन स्टडी ऑफ रिलीजन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीजियस एजुकेशन में एंड इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंस है। देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन द स्टडी ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी एंड कल्चर पर्टिकुलरली हैविंग वैल्यू बेस्ड सोशल लाइफ इन द सोसाइटी विच इज डीजनरेटिंग फॉर पावर पोस्ट एंड प्रॉपर्टी। सो बेसिकली यही कहा गया कि भाई अल्टीमेटली आपको अंडरस्टैंड करना होगा मीनिंग बिटवीन डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शंस एंड एजुकेशन। एजुकेशन दी जा सकती है, एजुकेशन पे किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में कोई रोक नहीं है। हाँ, इंस्ट्रक्शंस पे कहां कहां रोक है वो हमने पढ़ लिया, कहां पे अलाउड है वो हमने पढ़ लिया, और अगर अलाउड भी है इंस्ट्रक्शन देना तो कहां पे पेरेंट्स की परमिशन या गार्जियन की परमिशन लेनी होगी वो हमने देख लिया। तो ये था जी आर्टिकल 27, 28 दोनों आर्टिकल्स के साथ हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमें आर्टिकल 25 टू 28 में दिया गया है वो हमने कंप्लीट कर लिया। कल आने वाले सेशन में हम बात करेंगे आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी राइट्स की, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, फिर डीपीएस पेज पे चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। आने वाले सेशन में फिर एक बार मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।